न्यू यूनिवर्सिटीज की स्थापना के साथ न्यू आइडिया ऑफ लर्निंग, क्वेश्चनिंग और ह्यूमनिज्म पूरे यूरोप में फैल जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक दुबे एंड यू आर वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 5 चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमनिज्म एंड द ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑफ द हिस्ट्री। तो किस प्रकार से हमारी यूनिवर्सिटीज धीरे धीरे बनने लगती हैं। अब यूनिवर्सिटीज के बनने की शुरुआत क्यों हो जाती है? क्योंकि हमने देखा कि हमारे इटली में धीरे धीरे क्या डेवलपमेंट होने लगते हैं। अब इटली में धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स एस्टेब्लिश हो जाता है। अब ट्रेड एंड कॉमर्स एस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके लिए अब नियम कानून भी हमको बनाने पड़ेंगे। नियम कानून बनाने के लिए नियम कानून को चलाने वाले लोग बनाने पड़ेंगे। अब इतना बड़ा ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है जिसका हिसाब किताब रखने के लिए भी हमको लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए धीरे धीरे क्या हो जाती है, हमारी यूनिवर्सिटीज भी धीरे धीरे बनने लगती है। बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनने लगते हैं जिनमें अलग अलग लॉयर्स बनाए जाते हैं। कुछ नोटरी वाले लोग बनाए जाते हैं जो हिसाब किताब करते हैं। जितने भी मतलब गवर्नमेंट संबंधित कार्य रहते हैं ऐसे अधिकारी को वहां से बनाया जाता है जो ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसी को हम देखते हैं। द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज इन द यूरोप हैड बीन सेट अप इन इटालियन टाउन्स। अब सबसे पहले यूनिवर्सिटीज कहाँ पे स्थापित होती है? हमारे इटली में। इटली या इटालियन टाउन सबसे पहले हमारी यूनिवर्सिटीज बनने की शुरुआत हो जाती है। द यूनिवर्सिटीज ऑफ पादुआ एंड बोलोग्ना हैड बीन सेंटर्स ऑफ द लीगल स्टडीज फ्रॉम द 11th सेंचुरी। मतलब यहाँ पे लॉ पढ़ाया जा रहा है, लीगल स्टडीज या लॉ पढ़ाया जा रहा है। कहाँ पे? पादुआ एंड बोलोग्ना की यूनिवर्सिटीज में लीगल स्टडीज पढ़ाया जा रहा है। कॉमर्स बीइंग द चीफ एक्टिविटी इन द सिटी। अब जितने भी शहर थे वहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है, व्यापार हो रहा है। देयर वाज इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द लॉयर्स एंड नोटरीज। अब देखो यहाँ पे लॉयर्स की आवश्यकता पड़ रही है, नोटरी करने वाले लोगों की आवश्यकता पड़ रही है। आज भी हम जितने भी मतलब कार्यालय वगैरह ऐसे गवर्नमेंट संबंधित जाते हैं वहाँ पे नोटरी वाले लोग बैठे रहते हैं, कुछ वकील लोग बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार के लॉयर्स और नोटरी वाले लोग धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज में बनने लगे। नोटरी वाले कौन होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिसिटर, रिकॉर्ड कीपर, जो जितने भी मतलब रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखते हैं गवर्नमेंट संबंधी। टू राइट एंड इंटरप्रेट रूल्स एंड रिटर्न एग्रीमेंट्स विदाउट विच द ट्रेड ऑन लार्ज स्केल वाज नॉट पॉसिबल। देखो अब इतना बड़ा व्यापार चल रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा है इतनी दूर दराज के क्षेत्रों तक अलग अलग देशों के साथ, तो इन सबका मेंटेन करने के लिए कुछ लोग होना चाहिए। इनके लिए नियम कानून बनाने के लिए कुछ लोग होना चाहिए। इस व्यवस्था को प्रॉपर तरीके से बनाए रखने के लिए कुछ लोग चाहिए। तो इस प्रकार से लॉयर्स, नोटरी वाले वगैरह इनकी बनने की शुरुआत हो जाती है। इनको यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। लॉ वाज देयरफॉर पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी। देखो लॉ पढ़ाया जा रहा है, सबसे ज्यादा वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है? लॉ। आज भी वर्तमान में हम देखते हैं आईआईटी, नीट, इस प्रकार के एग्जाम बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सिविल सर्विस, यूपीएससी वगैरह ऐसे एग्जाम बहुत ज्यादा पॉपुलर है। उस समय लॉ बहुत पॉपुलर हुआ करता था। बट देयर वाज नाउ अ शिफ्ट इन एम्फेसिस। इट वाज स्टडीड इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्ली रोमन कल्चर। पर देखो वहाँ पे क्या चेंज होने लगा, लॉ भी किस आधार पे पढ़ाया जाने लग रहा है? जो अर्लीस्ट रोमन कल्चर होता था, इसके पहले जब अर्लीस्ट रोमन कल्चर नहीं होता था तो क्रिश्चियन लॉ के हिसाब से पढ़ाए जाते थे। जैसे मुस्लिम में हम देखते हैं शरिया का लॉ होता है, इस प्रकार से क्रिश्चियन में क्रिश्चियन लॉ हुआ करता था। उसी क्रिश्चियन लॉ के आधार पे क्या लॉ पढ़ाया जा रहा था। परंतु अब इसमें चेंज आने लगा, इस लॉ को पढ़ाने में क्या आने लगा, चेंज आ रहा है। जो अर्लीस्ट रोमन एम्पायर हुआ करता था उसके जो नियम कानून हुआ करते थे उसी के आधार पे इस लॉ को पढ़ाया जा रहा है, उसी के आधार पे कानून बनाए जा रहे हैं। तो आते हैं हमारे फ्रांसिस्को पेट्रार्क आते हैं। कौन आते हैं? फ्रांसिस्को पेट्रार्क आते हैं। रिप्रेजेंट दिस चेंज। अब फ्रांसिस्को पेट्रार्क इसमें चेंज करते हैं। भाई अब जितना भी अब कानून बनाएंगे, जितने भी लॉ को पढ़ेंगे, अब हमको पुराना हमारा जो रोमन एम्पायर हुआ करता था उसके आधार पे इन सभी चेंजेस को हम पढ़ेंगे, उसी के आधार पे हमारे लॉ बनाएंगे, कानून बनाएंगे। टू पेट्रार्क, देखो टू पेट्रार्क एंटिक्विटी वाज द डिस्टिंक्टिव सिविलाइजेशन which could be best understood through the actual words of the ancient Greeks and Romans। देखो जो एंशियंट और ग्रीक रोमन एम्पायर हुआ करता था, जहाँ पे जो नियम कानून बनाए जाते थे जो प्राचीन समय पे, इनको हमको समझना चाहिए। और इन्हीं सभी नियम को, जो डिस्टिंक्टिव सिविलाइजेशन हुआ करता था एक प्रकार से, उन सभी के नियमों को हमको क्या आत्मसात करना चाहिए। हमारी सोसाइटी में मतलब जो भी हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा है, हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, उनमें इन सभी कानून को हमको क्या करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। ही देयरफॉर स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लोज रीडिंग ऑफ द एंशिएंट ऑथर्स। और वह क्या कहता है, जितने भी एंशिएंट ऑथर्स हुआ करते थे, जो पुराने लेखक हुआ करते थे, उन सबके स्टडी हमको करना चाहिए, जिससे हम क्या हमारे लॉ को बना सके, रोमन एम्पायर से हम लॉ को अडॉप्ट कर सकें।
ऐसा कौन कहते हैं? हमारे फ्रांसिस्को पेट्रार्क। So this educational program implied that there was much to be learned which religious teaching alone could not give। अब वो क्या बोलते हैं कि हम रिलीजियस टीचिंग केवल धार्मिक आधार पे, धार्मिक ज्ञान से ही हमको सारा ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। अगर हम इस धार्मिक ज्ञान के अतिरिक्त भी हमको और भी ज्ञान है, इस एजुकेशन प्रोग्राम में पढ़ाया जाता था। धार्मिक आधार के आधार सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में अलग अलग नियम कानून बनाए जाते थे। तो केवल धार्मिक आधार पे ही हम सब चीज को नहीं पढ़ सकते, ऐसा बोलते हैं। इस प्रकार से ऐसा प्रोग्राम चला रहे थे हमारे पास पेट्रार्क। This was the culture which historians in the 19th century were to label। अब ये नई प्रकार की जो विचारधारा है, नए प्रकार की जो एजुकेशनल चेंज आ रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं? ह्यूमनिज्म बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? ह्यूमनिज्म, मानवतावाद बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? ह्यूमनिज्म। अब भाई इंसान को हमको समझना चाहिए, भाई इंसान क्या है, हमारी क्या जरूरतें हैं, हम क्यों दुनिया पे आए। इस प्रकार की सभी अलग अलग प्रकार की चीज जितनी भी इंसान से संबंधित है, ह्यूमन से संबंधित है, उसको बोला गया है ह्यूमनिज्म, मानवतावाद बोला गया है। By the early 15th century, the term humanist was used for the masters who taught grammar। तो देखो, ह्यूमनिस्ट मतलब कौन होते हैं? मानवतावादी। जो मानवतावाद की विचारधारा जिन्होंने फैलाई है, जो इसको लोगों को पढ़ाते थे, सिखाते थे कि मानवतावाद क्या है, उनको क्या बोला जाता था? ह्यूमनिस्ट बोला जाता था। वो ऐसे टीचर या ऐसे मास्टर हुआ करते थे जो ग्रामर पढ़ाते थे लोगों को, रेटोरिक, पोएट्री, रेटोरिक मतलब किस प्रकार से बोलना चाहिए हमको, वो बताते थे, पोएट्री बताते थे, हिस्ट्री पढ़ना बताते थे, मोरल फिलोसफी, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग विषयों को पढ़ाया करते थे। कौन? ह्यूमनिस्ट। द लैटिन वर्ड ह्यूमनिस्ट फ्रॉम विच ह्यूमैनिटीज वाज डिराइव्ड। जैसे कि आज हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो किसके अंडर आते हैं? ह्यूमैनिटीज के अंदर आते हैं। जैसे हम सोशल साइंस बोलते हैं, तो ये सभी के सभी सब्जेक्ट किसके अंदर आते थे? ह्यूमैनिटीज के अंदर। ह्यूमन के बारे में जानना, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन का दुनिया में अस्तित्व क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो ह्यूमन से रिलेटेड हैं, इन सभी को जानना क्या कहलाता था? ह्यूमनिज्म कहलाता था। और कौन से विषय के अंदर पढ़ाए जाते थे? ह्यूमैनिटीज के अंदर। और कौन इन्हें पढ़ाया करते थे? ह्यूमनिस्ट पढ़ाया करते थे। was derived has been used many centuries ago by Roman lawyer and essayist सेरेको। ये ह्यूमैनिटीज टर्म किसने दिया है? सेरेको ने दिया, जो एक लॉयर हुआ करते थे। अ कंटेम्पररी ऑफ जूलियस सीजर टू मीन कल्चर। इसका मतलब क्या होता है? ह्यूमनिज्म मतलब कल्चर। उन्होंने क्या बोला? जो सेरेको है, जो हमारे जूलियस सीजर हुआ करते थे, रोमन एम्पायर में जूलियस सीजर हुआ करते थे, इनके ही कोर्ट वगैरह में क्या हुआ करते थे? एक लॉयर हुआ करते थे। कौन? सेरेको। इन्होंने ये टर्म दिया, क्या? ह्यूमैनिटीज टर्म दिया है, जिसका मतलब होता है कल्चर, संस्कृति। मतलब हम क्या, आज भी हम संस्कृति, इतिहास को क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमारी संस्कृति को जान सके, उस समय कैसे होता था और आज प्रकार के, क्योंकि हम एक प्रकार से कल्चर के ही आसपास, कल्चर के इर्द गिर्द रहते हैं। तो ह्यूमैनिटीज को किस चीज से उन्होंने बताया है? ह्यूमैनिटीज मतलब उन्होंने इसको क्या बोला गया है? कल्चर बोला गया है। कल्चर से रिलेट किया गया है, किसके द्वारा? सेरेको के द्वारा। सो दीज सब्जेक्ट्स वर नॉट ड्रॉन फ्रॉम और कनेक्टेड विद रिलीजन। जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो, एक भी सब्जेक्ट रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। ग्रामर, मोरल फिलोसफी, हिस्ट्री, पोएट्री, रेटोरिक, ये सब रिलीजन से रिलेटेड नहीं थे कोई भी। एंड एम्फेसिस्ड स्किल डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। और उन्होंने क्या बोला कि लोगों को ये स्किल्स कहाँ से डेवलप होगी, अलग अलग विषय के विषय में जानकारी कैसे प्राप्त होगी? डिस्कशन और डिबेट। जब तक वह डिस्कशन नहीं करेंगे, वाद विवाद नहीं करेंगे, लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक उनका जितना भी नॉलेज है, ज्ञान है, उनको प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने इस प्रकार से कहा कि इसलिए लोगों को क्या करना चाहिए? डिबेट करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए, लोगों से बातचीत करना चाहिए। तो इसी प्रकार से कौन आते हैं? जियोवानी पिको डेला मिरांडोला। कौन है? जियोवानी पिको डेला मिरांडोला आते हैं। अ ह्यूमनिस्ट ऑफ द फ्लोरेंस। फ्लोरेंस के एक मानवतावादी होते हैं, मानववादी होते हैं। कौन? फ्लोरेंस के मिरांडोला। ये क्या रोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ डिबेट। अब डिबेट के बारे में बताते हैं कि डिबेट का कितना इंपॉर्टेंस है, डिबेट का कितना महत्वपूर्ण है। जो वाद विवाद होता है, जैसे हम शास्त्रार्थ कहते हैं, शास्त्रार्थ का कितना इंपॉर्टेंस है। उन्होंने उनकी किताब लिखी ऑन द डिग्निटी ऑफ द मैन। उन्होंने इसका वर्णन काय में किया है? डिबेट का वर्णन, कि डिबेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वर्णन कहाँ किया है? डिग्निटी ऑफ मैन में क्या है। उन्होंने यह बात कही है कि जिस प्रकार हमको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, उस प्रकार हमको हमारे दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए भी हमारी एक्सरसाइज करना चाहिए। और वही एक्सरसाइज क्या है? डिबेट है, वाद विवाद है, शास्त्रार्थ है, लोगों से अपने विचारों का आदान प्रदान करना है, संगोष्ठी किया जाती है। इस प्रकार से वह यही बोलते हैं कि जिस प्रकार हम शरीर को हमारे स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, उसलिए हमारे दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए या जानकारी ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? डिबेट करना चाहिए।
ऐसा कौन कहते हैं? जियोवानी पिको डेला मिरांडोला। These revolutionary ideas attracted attention in many other universities. देखो अब इसी प्रकार के जो रिवॉल्यूशनरी आइडिया आ रहा है सोसाइटी में, धीरे धीरे लोग सवाल कर रहे हैं, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के उनके मन में इनोवेशन आ रहे हैं, इन्वेंशन हो रहे हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भी धीरे धीरे इस प्रकार के विचार, इस प्रकार के बिलीफ, जो ह्यूमनिस्टिक बिलीफ क्या होने लग रहे हैं, फैल रहे हैं। पर्टिकुलरली इन न्यूली एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज इन पेट्रार्क्स ओन होम टाउन ऑफ फ्लोरेंस। जो पेट्रार्क के खुद फ्लोरेंस में, होम टाउन में जो यूनिवर्सिटीज ओपन थी, वहां पर भी इस प्रकार के रिवॉल्यूशनरी आइडिया स्प्रेड करने लग रहे हैं। टिल द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी। अब देखो 13th सेंचुरी एंड होते होते क्या होता है, दिस सिटी हैड नॉट बीन मेड अ मार्क एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड और ऑफ लर्निंग, बट दिस चेंज ड्रामेटिकली इन 15th सेंचुरी। देखो 13th सेंचुरी आने तक धीरे धीरे ट्रेड वगैरह, सेंटर ऑफ ट्रेड भी था, और धीरे धीरे सेंटर ऑफ लर्निंग भी हो जाता है। और यह धीरे धीरे ये सारे के सारे चेंज कब तक होने लगते हैं, 15th सेंचुरी आते आते धीरे धीरे सोसाइटी में इस प्रकार के चेंज आने लगते हैं। अ सिटी इज नोन बाय इट्स ग्रेट सिटीजन्स एज मच एज बाय इट्स वेल्थ। अब देखो जो सिटी थी, जो शहर हुआ करते थे कहाँ का, फ्लोरेंस का, तो वहाँ के लोगों की बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे कि भाई यहाँ के बहुत बुद्धिमान लोग हुआ करते हैं, बहुत ज्यादा धनी भी हुआ करते हैं, बहुत ज्यादा वेल्थ होती है वहाँ के लोगों के पास। एंड द फ्लोरेंस हैड केम टू बी नोन बिकॉज ऑफ डेंटे एलिग्री हुआ करते थे। ऐसे बहुत भी प्रसिद्ध वहाँ पे लोग हुए जिन्होंने इस क्षेत्र को क्या प्रसिद्ध बनाया है, बहुत ज्यादा फेमस या पॉपुलर बनाया है। तो एलिग्री अ लेमैन हु रोट ऑन रिलीजियस थीम्स। एलिग्री क्या करते थे, रिलीजियस थीम पे बुक्स वगैरह लिखा करते थे, कि अलग अलग धर्मों के विषय में लिखा करते थे, कि अलग धर्म मतलब ऐसे काइंड ऑफ ऐसे कॉमेडी के फॉर्म में ऐसा लिखा करते थे, अलग अलग धर्मों के बारे में उन पर सवाल किया करते थे उनकी किताबों के द्वारा, उनकी थीम्स के द्वारा। एंड जियोटो एन आर्टिस्ट हु पेंटेड लाइफ पोर्ट्रेट्स। और जो आर्टिस्ट वो करते थे, पोर्ट्रेट्स बनाया करते थे, इंसान के चित्र बनाया करते थे, ह्यूमन के चित्र बनाया करते थे। कौन? जियोटो। वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्टिफ फिगर्स डन बाय अर्लियर आर्टिस्ट। पुराने जितने आर्टिस्ट हुआ करते थे वो कुछ इस प्रकार से नॉर्मल काइंड ऑफ चित्र बनाया करते थे स्टिफ फिगर्स के फॉर्म में, परंतु जियोटो क्या करते थे, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक फॉर्म ऑफ ऐसे उनके पोर्ट्रेट बनाया करते थे, जिसमें उनके नाक कान प्रॉपर दिखते थे। इस प्रकार के चित्र बनाते थे कौन? जियोटो। और हमारे ये डेंटे एलिग्री क्या करते थे, रिलीजियस थीम पर अपने विचारों को लिखा करते थे, उन पर कॉमेडी किया करते थे, अलग अलग धर्मों से सवाल किया करते थे अपनी किताबों के द्वारा। तो इस प्रकार के कुछ लोग वहां पर हुए हैं। इन्हीं लोगों ने क्या, फ्लोरेंस को, जो सिटीज हुआ करती थी, इसको बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाया कि वहाँ पे बहुत बुद्धिमान लोग हुआ करते हैं, बहुत ज्यादा धनवान लोग हुआ करते हैं, वह बहुत ज्यादा डेवलप्ड सिटी है, वह बहुत ज्यादा मॉडर्न सिटी है, इसलिए फ्लोरेंस क्या हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है। फ्रॉम देन इट डेवलप्ड एज द मोस्ट एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल सिटी इन इटली। देखो सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल सिटी यही हो जाती है इटली में, कौन सी? फ्लोरेंस। एज अ सेंटर ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी। यहाँ पे अलग अलग आर्टिस्ट वगैरह, शिल्पकार हुआ करते थे, जो अलग अलग क्रिएटिविटी करते थे, कुछ स्टैचू बना रहे हैं, कुछ पेंटिंग कर रहे हैं, इस प्रकार के अलग अलग कलाकार यहाँ पे हुआ करते थे। कहाँ पर? फ्लोरेंस में। और सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग यहीं पे हुआ करते थे। द टर्म रेनेसा मैन is often used to describe a person with many interests and skills। देखो रेनेसा मैन किसको बोलते थे? पुनर्जागृत मानव या पुनर्जागृत व्यक्ति जिसे हम बोलेंगे, वह ऐसा व्यक्ति होता था इसके अलग अलग विषयों में, अलग अलग क्षेत्रों में इसको इंटरेस्ट हुआ करता था, अलग अलग विषयों में जैसे रुचि हुआ करती थी, कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना भी पसंद है, सिंगिंग भी पसंद है, जो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल हुआ करते थे, जिनको अलग अलग उनके पास स्किल्स हुआ करती थी, राइटिंग स्किल, पेंटिंग स्किल हुआ करती थी, सिंगिंग स्किल हुआ करती थी, अलग अलग सब्जेक्ट्स में जिनको इंटरेस्ट हुआ करता था। बिकॉज मेनी ऑफ दीज इंडिविजुअल्स हु बिकेम वेल नोन एट दिस टाइम वर पीपल फ्रॉम मेनी पार्ट्स। अलग अलग क्षेत्रों के ऐसे लोग हुआ करते थे, पूरे इटली में ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग हुआ करते थे। उन्हीं लोगों को क्या बोला जाता था? रेनेसा मैन बोला जाता था, जिनको बहुत सारे इंटरेस्ट हुआ करते थे, जिनके अंदर बहुत सारी स्किल्स हुआ करती थी। जैसे कि अभी हम देखेंगे लियोनार्डो डा विंची, जो मतलब फिजिक्स भी जानते थे, बॉटनी वगैरह भी पढ़ते थे, एनाटॉमी पढ़ते थे, पेंटर भी हुआ करते थे, जिनकी बहुत फेमस पेंटिंग हमारी जो है मोनालिसा की बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इस प्रकार के लोग वहाँ पे हुए हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे। दे वर स्कॉलर, डिप्लोमेट, जो अलग अलग कुछ स्कॉलर बुद्धिमान लोग, डिप्लोमेट हुआ करते थे, कूटनीतिज्ञ, थियोलॉजियन, धार्मिक गुरु धार्मिक संबंधित हुआ करते थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट हुआ करते थे। कंबाइंड इन वन, जो एक ही व्यक्ति के अंदर अगर इतने सारे गुण हैं, स्कॉलर भी है, वो डिप्लोमेट भी है, थियोलॉजियन भी है, आर्टिस्ट भी है, इस प्रकार के अलग एक ही व्यक्ति में इतनी सारी कलाएं हुआ करती थी,
ऐसे 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 बहुत ज्यादा महान लोग कहाँ पर हुए हैं, हमारे इटली में हुए हैं, फ्लोरेंस वाले क्षेत्र में हुए हैं। इसलिए ये क्षेत्र बहुत धीरे धीरे पॉपुलर होने लगता है और लोगों के विचार यहीं से होने लगते हैं, क्या मॉडर्न विचार होने लगते हैं, रेनेसां की शुरुआत होती है। इसी प्रकार से हमारे भारत में भी हम देखते हैं 18वीं सेंचुरी आते आते राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, ये भी अब नए नए लिबरल थॉट्स इनके होने लग रहे हैं, मॉडर्न थॉट्स होने लग रहे हैं। और भारत में भी किसकी शुरुआत हो जाती है, रेनेसां की शुरुआत हो जाती है। जो हमारी पुरानी कुरीतियां चल रही थी, चाइल्ड मैरिज बोलते हैं, चाइल्ड में जो सती प्रथा जो हमारी चल रही है, इनके विरुद्ध क्या करते हैं, आवाज उठाते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं और धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में क्या जाता है, चेंज आने लगता है। तो पहले जो सिस्टम चल रहा था, जो मतलब जिनके पीछे कोई सेंस नहीं है और जिनसे हमारे ह्यूमन की लाइफ को नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं ह्यूमन की लाइफ इफेक्ट हो रही है, इस प्रकार के जितने भी प्रकार की कुरीतें हुआ करती थी इनको बंद कर दिया जाता है और एक नए युग की शुरुआत होती है। उसे युग को क्या बोलते हैं, रेनेसां, पुनर्जागरण। तो इस प्रकार के बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग हमारे हुआ करते थे। देखो फ्लोरेंस का एक स्केच बनाया गया था 1470 में। इस प्रकार के देखो पेंटर्स हुआ करते, कितने स्किल्ड उस समय लोग हुआ करते थे, आर्टिस्ट हुआ करते थे, कितनी ऐसे पेंटिंग बना सकते थे। और आगे जाके ये पेंटिंग भी धीरे धीरे डेवलप हो जाती है, बहुत ज्यादा डिटेल आर्टिस्टिक वर्क होने लगते हैं। अब देखो ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑफ द हिस्ट्री। अब ह्यूमनिस्टिक व्यू क्या है हिस्ट्री का? ह्यूमनिस्ट थॉट दैट दे वर रेस्टोरिंग। देखो जितने भी ह्यूमनिस्ट हुआ करते, जिन्होंने मानवतावाद की शुरुआत करी थी, जितने भी मानवतावादी हुआ करते थे, उन्होंने क्या बोला कि वापस हम किस चीज की शुरुआत कर रहे हैं, ट्रू सिविलाइजेशन की स्थापना कर रहे हैं। जो सही सभ्यता है हमारा, उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, वापस रिस्टोर कर रहे हैं आफ्टर द सेंचुरीज ऑफ द डार्कनेस। जो इतने समय तक जो अंधकार का समय रहा है, फॉर दे बिलीव दैट द डार्क एज, जिसे वो क्या बोलते हैं, डार्क एज बोलते हैं, अंधकार का युग है जो इतने समय तक चला आ रहा था, had set in after the collapse of Roman Empire। जो रोमन एम्पायर इतना बड़ा चल रहा था, रोमन एम्पायर का कोलैप्स हुआ, जब से डिक्लाइन हुआ, उसके बाद हम फिर से स्थापना कर रहे हैं किसकी, एक ट्रू सिविलाइजेशन की स्थापना कर रहे हैं। ऐसा कौन बोलते हैं, ह्यूमनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि हम ट्रू सिविलाइजेशन की स्थापना कर रहे हैं। और बहुत समय से हमारी हमारा जो दुनिया थी, हमारा देश था, वो डार्क एज में रह रहा था। और रोमन एम्पायर के फॉल होने के बाद हम फिर से किसकी शुरुआत करते हैं, ट्रू सिविलाइजेशन की स्थापना करते हैं। फॉलोइंग देम लेटर स्कॉलर्स अनक्वेश्चनिंगली अज्यूम दैट न्यू एज। देखो और नए इतिहासकार जितने भी उन्होंने इसे क्या बोला है, न्यू एज हैड बिगन इन यूरोप फ्रॉम द 14th सेंचुरी। अब नए इतिहासकार बोलते हैं कि अब नए युग की शुरुआत हो जाती है 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी से क्या एक नए युग की शुरुआत हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं, न्यू एज। द टर्म मिडिल एज और मेडिवल पीरियड वाज यूज्ड फॉर द मिलेनियम 1000 ईयर आफ्टर द फॉल ऑफ रोम। अब देखो रोम का फॉल कब से हो जाता है, हम समथिंग देखते हैं कि 5th सेंचुरी आने तक पूरा रोमन एम्पायर डिक्लाइन कर जाता है। तो 5th सेंचुरी से लेकर 14th-15th सेंचुरी तक ये पूरा 1000 ईयर्स का टाइम पीरियड रहता है। इसे क्या बोला जाता है, मिडिल एज। इसे क्या बोला जाता है, मिडिल एज या मेडिवल पीरियड बोला गया है। इतिहासकारों के द्वारा क्या बोला गया है, 5th से 14th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड रहा है, ये पूरा 1000 ईयर्स, 14 जैसे हम 15 भी कह ले हैं, 14-15 तक ये पूरा 1000 जो हमारा ईयर्स का टाइम पीरियड रहा है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता था, मिडिल एज या मेडिवल पीरियड बोला गया है। इन द मिडिल एज दे आर्ग्यूड द चर्च हैड सच कंप्लीट कंट्रोल ओवर मेन्स माइंड दैट ऑल द लर्निंग्स ऑफ द ग्रीक्स एंड रोम्स हैड टू बी ब्लॉटेड आउट। तो देखो अब जितनी भी उन्होंने क्या हुआ, ग्रीक्स और रोमन्स की लर्निंग हुआ करती थी, पहले उन्होंने चर्च का कंट्रोल, जो चर्च हुआ करते थे, जो पोप हुआ करते थे, जितने भी चर्च वगैरह हुआ करते थे पूरे यूरोप में, लोगों पर यह कंट्रोल किया करते थे। उनके नीचे फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, वह लोगों पर कंट्रोल किया करते थे। लोग किसी भी प्रकार से स्वतंत्र नहीं हुआ करते थे, खुद का काम भी करना रहता था उन्हें। उनके लोगों को नोबल फ्यूडल लॉर्ड्स के काम भी करना पड़ते थे, उनकी खेती करना पड़ता था उनके लिए, उनके फार्म पर जाकर। तो किसी प्रकार से वो स्वतंत्र नहीं थे और बहुत ही ज्यादा खराब जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या आने लगता है कि ह्यूमनिस्ट लोग आते हैं, भाई हमारी लाइफ का कुछ इंपॉर्टेंस है, हम ह्यूमन हैं, हम भी इंडिपेंडेंट हैं। इस प्रकार के नए नए थॉट्स की हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कि जितना भी टाइम पीरियड रहा है, कब से कब तक, 14th सेंचुरी के पहले का जितना भी टाइम पीरियड रहा है, उसे क्या बोला गया, उन्होंने डार्क एज बोला है। क्या बोला है, डार्क एज, अंधकार का युग है, डार्क एज है। कि हमारे जो इसके पहले जो जितने भी क्लर्जी क्लासेस के लोग, चर्च वगैरह जो हम पर कंट्रोल कर रहे थे, अब उसका क्या कर दिया हमने, अंत कर दिया है। नए युग की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। द ह्यूमनिस्टिक यूज द वर्ड मॉडर्न। देखो ह्यूमनिस्ट लोगों ने क्या वर्ड यूज किया, मॉडर्न, फॉर द पीरियड फ्रॉम 15th सेंचुरी। अब 15th सेंचुरी के बाद से किस युग की शुरुआत होती है, मॉडर्न युग, आधुनिक युग की शुरुआत होती है। एक मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न कल्चर की शुरुआत होती है, आधुनिक युग की शुरुआत होती है। रिसेंटली हिस्टोरियंस हैव क्वेश्चन दिस डिवीजन। अब देखो अभी वर्तमान में क्या होता है, कुछ इतिहासकार इस पर सवाल उठाते हैं। अब क्या सवाल उठाते हैं कि विद मोर रिसर्च बीइंग डन एंड मोर बीइंग फाउंड आउट
about Europe in this period, scholars are increasingly reluctant to make sharp division between the centuries in the term of being culturally vibrant or otherwise. उन्होंने कहा तुमने डिवीजन किया है, तुमने अलग अलग आधार पर डिवीजन बोल रहा है, मिडिल एज, मॉडर्न एज, डार्क एज बोल रहा हो, इस प्रकार का डिवीजन करना एक प्रकार से सही नहीं है। वो क्या बोलते हैं, इस प्रकार से सही नहीं है। इट सीम्स अनफेयर टू लेबल एनी पीरियड एज द डार्क एज। हम किसी भी समय को, किसी भी टाइम पीरियड को डार्क एज नहीं कह सकते, ये सही नहीं है। अभी रिसर्च वर्तमान में जो रिसेंट स्कॉलर्स हुए हैं, रिसेंट इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने बोला कि डार्क एज कहना एक प्रकार से सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय कुछ कल्चरल डेवलपमेंट भी हो रहे हैं, कुछ सोसाइटल डेवलपमेंट भी हो रहे हैं, तो डार्क एज कहना एक प्रकार से सही नहीं है। उस समय का कुछ ना कुछ इतिहास रहा होगा। देखो इस प्रकार से डिवीजन किया गया है। और हमारे जियोटो की पेंटिंग है, जीसस कितना मतलब डिटेल पेंट बना था, हमने जियोटो के बारे में पढ़ा अभी। एक बहुत बढ़िया पेंटर्स हुआ करते थे इटली में, उन्होंने इस प्रकार के पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाया करते थे ह्यूमन के, कितने ज्यादा रियलिस्टिक लगते थे। और इस प्रकार से डिवीजन किया गया है ह्यूमनिस्ट लोगों ने कि भाई हमारा एक ये होता था 5th to 14th सेंचुरी को मिडिल एज बोला गया है, और उसका डिवीजन किया गया है 3 पार्ट्स में। 5 से 9 तक डार्क एज बोला गया है, उसके बाद 9 to 11 सेंचुरी अर्ली मिडिल एज आने लग रहा है धीरे धीरे, और लेट मिडिल, इसको बोलते हैं लेट या लेटर मिडिल एज बोलते हैं, 11 to 14 सेंचुरी। और 15 सेंचुरी से शुरुआत होती है किसकी, 15 सेंचुरी से शुरुआत होती है मॉडर्न एज की। और यहीं से धीरे धीरे हमारी सिटी भी, इटालियन सिटी रिवाइव करने लगती है, धीरे धीरे पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, लोगों के थॉट्स मॉडर्न होने लगते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर टॉपिक। तो ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑफ हिस्ट्री ने फोकस को डिवाइन कंट्रोल से हटा के ह्यूमन अचीवमेंट पर ला दिया है, जिससे प्रोग्रेस, क्रिएटिविटी और मॉडर्न थिंकिंग की शुरुआत होती है। तो थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।